नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ हैं अर्जुन काद्यान जी और ये एक संयोग आप कह सकते हैं। आप इसको कुदरत का एक वो मिलन कह सकते हैं कि हम प्रोफेसर शेर सिंह जी के जीवन पे बातें आजकल कर रहे हैं अपनी राजनीति की बातों में। और मेरे हाथ में ये किताब है अर्जुन सिंह काद्यान की लिखी हुई लैंड्स ऑफ गॉड्स द स्टोरी ऑफ हरियाणा। सबसे पहले तो मैं ये किताब के बारे में बताना चाहता हूँ कि हरियाणा को हमेशा ही काफ़ी समय से हरियाणा के बारे में ये प्रचलित है कि हरियाणा में कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर है। और मैं अर्जुन भाई को इसके लिए एक साधुवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने जो इस फिनोमिना को तोड़ने की, इस जो धारणा को तोड़ने की अपनी कोशिश इस किताब में की है, क्योंकि हरियाणा के लोग अब स्कॉलर भी हैं, लिखते भी हैं। और प्रोफेसर शेर सिंह जी का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि प्रोफेसर शेर सिंह जी इनके दादा लगते थे। प्रोफेसर शेर सिंह जी 4 भाई थे, तो विजय कुमार जी जो आईएएस रहे हैं वो 2 नंबर पे थे और प्रोफेसर शेर सिंह जी सबसे बड़े थे। तो कुछ बातें उनके जीवन से भी जुड़ी हुई इनको पता होंगी। और किताब तो आप ज़रूर, अंग्रेजी में ये किताब है, हालांकि हरियाणा में थोड़ी अंग्रेजी कम पढ़ते हैं अर्जुन भाई, तो आ रही है, हिंदी में भी आ रही है। अच्छा। सबसे पहले तो आपका हरिओम टीवी पर स्वागत है। आपको भी और आपके सब दर्शकों को नमस्कार। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो लैंड्स ऑफ गॉड्स है ये कैसे आई है, इसका लिखने का आइडिया आपको कैसे आया? आइडिया, जो चीज़ आप करने का कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि हरियाणा के बारे में, हरियाणा के किस्से कहानियाँ, सिर्फ राजनीतिक किस्से नहीं जी, पर हरियाणा के लोग किस तरह के हैं, किस तरह की उनकी सोच है, क्या इनका इतिहास रहा है, उसको खोजने का जो आपका प्रयास है, उसी तरह का एक थॉट प्रोसेस मेरा भी था। मैं जिस परिवार से आता हूँ उनका हरियाणा में, हरियाणा को समझने में, हरियाणा के सामाजिक ढांचे को समझने में और हरियाणा के अंदर अलग अलग सोशो पॉलिटिकल काम के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी जी, वही कहीं ना कहीं मेरी एक प्रेरणा बनी हुई थी। जी, जी। मुझे याद है कि जब मैं 13-14 साल की उम्र में था तभी मेरे को पता था कि मैं बस स्लैम बुक्स हुआ करती थी ना, उसके अंदर लिख देता था कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने तैयारी भी की सिविल्स की, मैंने इंटरव्यूज तक भी पहुँचा पर वो हो नहीं पाए। जी, पर ये था कि तब से लेकर टिल डेट एंड इन फ्यूचर ऑल्सो मेरी जो कमिटमेंट है और जो मोटिवेशन है वो हरियाणा रही। जी। तो हरियाणा के बारे में जब भी आप हरियाणा से निकल कर कहीं पे भी बात करते हैं तो हर बार कुछ एक धारणाएं हैं, जैसे आपने एग्रीकल्चर की बात की, वही धारणाएं और वो स्टीरियोटाइप्स आप पर लोग टांग देते हैं ऐसे माला की तरह कि ये हरियाणा का है तो भाई ये मोलड़ भी होगा, हैं? ये पढ़ा लिखा भी नहीं होगा और देसी बातें करेगा, देसी बात करेगा, या फिर अगर वो नहीं होगा तो इसके पास स्कॉर्पियो होगी और 4 इसके पास गुंडे होंगे जिनको तो बाय उस बाय पे तो एक करके चुटकुला भी बना हुआ है कि स्वर्ग में एक आदमी पहुंचा तो उसको A क्लास का स्वर्ग नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि तुम A क्लास का स्वर्ग क्यों नहीं मिल पाया, तो उन्होंने कहा यहाँ स्कॉर्पियो नहीं आ रही थी ना। तो इस तरह के किस्से कहानियां और ये जो स्टीरियोटाइप्स है एस्टैब्लिश हो गए थे हरियाणा और हरियाणवियों के ऊपर जी। तो जो मोटिवेशन थी मेरी हरियाणा, वो नेचुरली कन्वर्ज होती गई कि क्यों ना इसके बारे में, व्हेन आई एम इन अ पोजीशन जिसके अंदर मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिखने में, जानने में, पढ़ने में रुचि थी, रिसर्च में रुचि थी, जो वैसे बड़ी सही बात है बहुत कम हरियाणियों की भी है पर जिनकी भी वो सारी की सारी धीरे धीरे कन्वर्ज होते हुए गई कि यार क्यों ना कुछ और पढ़ा जाए, जाना जाए। वो जानने की प्रतिक्रिया चलती रही, कुछ एक वर्ष चली, फिर उसके बाद देखा कि भाई बहुत कम लिखा हुआ है और कुछ ही चिंतकों ने लिखा है, और हर बार कारण यही बनता था कि भाई कोई पब्लिशर नहीं मिलता, बिकॉज देयर इज़ नो बुक बाय अ नेशनल पब्लिशर। राम वर्मा जी ने एक किताब लिखी है जो उनकी खुद की जीवन की कहानी है, थ्री लाल माय लाइफ इन द आईएएस। तो वो उनकी जीवन की कहानी है, बट उसके अंदर भी कई उन्होंने रोचक किस्से शेयर किए जी। तो कोई एक नेशनल पब्लिशर के द्वारा लिखी पब्लिश्ड कोई बुक नहीं थी, और वो सारी की सारी बातें कन्वर्ज होते होते इधर उधर पहुंचते हुए, चुनावों से सीखते हुए, लोगों के बीच में बैठते हुए, खापों से इंटरेक्शन करते वक्त, सामाजिक जीवन के अंदर लोगों से बात कर करके बड़े सारे किस्से कहानी आते गए जो नेचुरली कन्वर्ज कर गए कि मैं किताब लिखूं। और वो किताब आज आपके सामने है, लैंड ऑफ द गॉड्स द स्टोरी ऑफ हरियाणा के नाम से। ये रूपा पब्लिकेशंस ने पब्लिश की है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल है। तो मैंने अमेजोन से मंगवाई। तो वही
और संयोग की बात जैसे इन्होंने कही कि इनकी रुचि है वो पढ़कर वीडियोस बनाने में, मेरी रुचि थी पढ़कर लिखने में, तो ये नेचुरली हमारा एक वी गॉट टुगेदर ऑन द बुक। अर्जुन जी, आप दर्शकों को बताएंगे कि ये जो किताब है इसको क्यों पढ़ना चाहिए? इसको क्यों पढ़ना चाहिए? बहुत सारे कारण हैं, पर सबसे पहले तो ना मैं सारे हरियाणवी भाइयों के लिए बोलूँगा जी कि अभी तो आप सारे खरीद लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि वो जो दिल्ली में बैठे या हरियाणा से बैठे बाहर बैठे जितने भी पब्लिशर्स हैं, जो चिंतक हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, एकेडमिक्स हो गई, किताब खरीदता भी है कोई हरियाणा पे लिखी तो वो पहले उनको काउंटर करने के लिए तो सबसे पहले ले लो। क्योंकि ये बात जो आपने चैलेंज बोला ना, ये बात मेरे खत्म होने से पहले आपने जो बोली, ये चैलेंज मुझे याद है दिल्ली में खान मार्केट में मैं ना बाहरी सन्स एक स्टोर है जिसमें बहुत जाता हूँ मैं, बहुत किताबें वहाँ से ली हैं क्योंकि अच्छा एक संग्रह है वहाँ पे। फिर वहाँ पे फ़कीर चंद, तो बाहरी सन्स और फ़कीर चंद जो बुक स्टोर्स हैं दोनों, उनके बीच में वॉक करते वक्त उस वक्त कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि पब्लिशर कौन एग्री करेगा, कौन पब्लिश करेगा किताब। सारे टॉप पब्लिशर्स से कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तो उस वक्त ना एक वो थॉट वो हिट करा कि यार ऐसा क्यों है कि हरियाणा के बारे में पब्लिशर भी थोड़ा स्केप्टिकल है, हाँ, छापते नहीं, और पब्लिशर को भी, और पब्लिशर की भी डाउट्स भी बड़ी अनफाउंडेड नहीं है। हाँ, वो उसको बिजनेस करना है, तो पब्लिशर ये बोलता है कि यार देखो हरियाणा के ऊपर किताब है, कितने लोग पढ़ेंगे हरियाणा के, और फिर वही धारणाओं वाला एंगल आ जाता है ना, स्टीरियोटाइप्स एस्टैब्लिश हैं कि हरियाणा वाले पढ़ते नहीं होंगे तो किताब बिकेगी नहीं। तो वो जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में सारे हरियाणवियों के लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई ये स्टीरियोटाइप आप ऑल ऑफ अ सडन चेंज करिए, पढ़िए, जानिए। और दूसरा ये है कि कोई भी समाज जो अपने इतिहास को नहीं समझता, जो पुरानी बात है, वो समाज के पास जो चैलेंजेस होते हैं उसको काउंटर करने का समाज मादा नहीं ले पाता जी। तो अभी ज़रूरी ये है कि हम, आप कंवारी जी के चैनल के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, अच्छे अच्छे लेखकों और उनके लेखनी से वो चीज़ें समझिए, जानिए, वो चैलेंजेस जानिए, ये समझिए कि हमारा हरियाणा कहाँ से आया है और आज कहाँ पर है, ताकि इस बात के बारे में अच्छे निर्णय लिए जा सके कि हरियाणा किधर जा सकता है। ये राज्य, जैसे किताब का जो टाइटल भी है जी, वो भी देवताओं की भूमि है, देवताओं की भूमि। और ये बात ना मैं बताऊँ, ये तो मैं कहीं सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के सामने भी बोलूँ ना कि किताब का टाइटल है लैंड ऑफ द गॉड्स, द स्टोरी ऑफ हरियाणा, वो भी थोड़ी एक बोल रहा है ना, खसियाई सी हंसी हंसते हैं कि अच्छा, पर भगवद गीता यहाँ पर वेदों की धरती है। उसके बाद आप हर गांव में हरियाणा के इतने सारे मंदिर, हर गांव में शिवालय है, हर गांव में शिवालय। तो ऐसा कैसे है कि भाई जहाँ पर इस देश को भारत जिस ट्राइब के नाम से जाना जाता है जी, वो ट्राइब हरियाणा में थी। इस देश को आज के अंदर इंडिक सभ्यता जिसको बोलते हैं, वो सरस्वती सभ्यता हरियाणा में थी। भगवद गीता का सार यहाँ पे हुआ, महाभारत, धर्म और अधर्म का युद्ध यहाँ पर हुआ। तो फिर क्यों है कि हरियाणवी भी इस बात को एक्सेप्ट करने से थोड़ा आने करते हैं, हिचकिचाते हैं? वो चीज़ करेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। तो हरियाणवियों के अंदर और हरियाणा में रहने वाले सभी सर्व जाति के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने राज्य को अच्छे से समझें और इस राज्य का इतिहास समझें और फिर उसके ढांचे को समझिए, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपका राज्य, आपका समाज और आपका देश किधर जा रहा है। वो एक मुझे लगता है, बाकी तो सारे वैसे ले लो यार। अर्जुन भाई, मैंने ये जैसे किताब मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं अपने मुंह से बताऊं, मुझे आपके मुंह से ज़्यादा सुनना अच्छा लगेगा। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने इसमें कौन से पीरियड्स को इंक्लूड किया है कि इस किताब को पढ़ के क्या जानकारियाँ उनको कौन से दौर की मिल सकती है? जी, तो किताब की शुरुआत होती है, जैसे जो टाइटल है लैंड ऑफ द गॉड्स, उसको जस्टिफाई करते हुए, और कि कैसे हरियाणा का एक लंबा एंशिएंट पीरियड का जो इतिहास रहा है, एंशिएंट और मध्यकालीन इतिहास रहा है। बट जो पहला चैप्टर है वो एक पंच के साथ स्टार्ट होता है, जो 17वीं सेंचुरी में, 17वीं सदी के अंदर हरियाणा में क्या स्थिति थी, और तब से लेकर 21वीं सदी को टच करती है किताब। इसके अंदर आप 17वीं सदी से जो मैंने बात की, उसके अंदर आप औरंगजेब का काल जब ख़त्म होने को था, जब मुग़ल पीरियड का सो कॉल्ड गोल्डन एरा जो था वो जब ख़त्म होने लगा था, उस वक्त हरियाणा की क्या स्थिति थी
और हरियाणा के आसपास भी या हरियाणा के अंदर भी कितने प्लेयर्स थे जो डिफरेंट टाइप ऑफ वो टसल ऑफ वॉर के अंदर इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद कैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ हरियाणा पर में कब्जा किया, उसको पूरे लैंड को एक्वायर किया। फिर उसके बाद कैसे यहाँ पर विद्रोह और आंदोलन हुए, कैसे यहाँ पर अलग अलग रियासतें थीं, उन रियासतों के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, आपस में उनकी क्या नेगोशिएशंस थी। फिर 1947 तक आज़ादी के अंदर हरियाणा का क्या योगदान रहा, हमारे यहाँ कौन कौन से ऐसे सामाजिक मूवमेंट्स थे, जैसे आर्य समाज की मैंने बात की है इसके अंदर, कि जिनकी कोई एक भूमिका रही थी और बड़ी एक सॉलिड भूमिका रही थी इस राज्य पुनर्जागरण में। तो पुनर्जागरण में तो बहुत बहुत क्योंकि मैं भी एक बुक में पढ़ रहा था कि 1941 में तो हरियाणा में बाकायदा इसका अभियान चला था कि कास्ट के जो कॉलम है उसमें आर्य समाज ही लिखवाया जाए। आर्य और अगर ये डाटा 1941 की जो जनगणना हुई थी उसके डाटा अंग्रेजों ने डिस्क्लोज नहीं किए। अगर वो किए जाते तो मैं भी एक पता लगता कि उस समय हरियाणा में कितनी पॉपुलेशन आर्य समाज को फॉलो करती थी। पर ये है कि आज भी जैसे अगर हम नोटिस करें कि हरियाणा के अंदर आर्य समाज की जो रोल रहा है वो 50s 60s 70s 80s इनफैक्ट 90s तक भी आर्य समाज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हरियाणा और हरियाणवियों को एक कोर्स डायरेक्शन देने में। हाउएवर मॉडर्न टाइम्स में तो चेंजिंग समाज बड़ा जल्दी बदल रहा है और बदलते समाज के अंदर आर्य समाज को भी बदलना ज़रूरी है। उसके ऊपर हम एक और चर्चा कर सकते हैं। पर यह है कि आर्य समाज का जो योगदान था इन दशकों के अंदर वो बहुत क्रिटिकल था जी। जो भी मैंने जब देश आज़ाद हुआ तब से लेके हरियाणा जब तक एक अलग स्टेट बना उस पीरियड के अंदर भी अच्छा कवर किया है। किताब के अंदर इस धारणा का भी एक अच्छा कोर्स करेक्शन करने की कोशिश करता हूँ। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई हरियाणा पंजाब से आया है, ना भाई हरियाणा तो हरियाणा था। हरियाणा वो जब संयुक्त पंजाब था तब भी हरियाणा एक अलग ही आइडेंटिटी, अलग ही डिवीजन बना हुआ था और उसकी आइडेंटिटी और उसका कल्चर एक अलग था जी। और जो मेरे ख्याल से सभी को इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हम आप दर्शक जितने भी हैं, जो भी लोग जान रहे हैं, हम दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं हमसे पूछा जाता है कि आप हो कहाँ से। तो जब तक हमारे पास अपनी हरियाणवी आइडेंटिटी के बारे में एक सॉलिड और कन्विंसिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जी, तब तक हम अपने बारे में अच्छा एक अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकते। सकते। क्यों ऐसा हो कि भाई पूछा जाए कि कहाँ से हो, नेबरहुड ऑफ दिल्ली, या क्यों कहाँ से हो, बस पंजाब के साइड में लगता है हमारा गाँव। तो वो नहीं होना चाहिए। हरियाणा की एक अपनी एक बड़ी सॉलिड और एक एनरिचिंग हिस्ट्री है, तो उसको भी जानना ज़रूरी है। अर्जुन भाई, जैसे आप उस परिवार से आते हैं जिसके राजनीति में जिसका बहुत बड़ा एक मुकाम था, और एक बार तो पंडित नेहरू ने ये कहा था कि पंडित भगवत दयाल जी को कि आप झज्जर से चुनाव मत लड़िए, आप वहाँ से हार जाएंगे, क्योंकि अगर मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा तो शायद मैं भी हार जाऊँ। हालांकि वो चुनाव वो हार गए प्रोफेसर साहब, पंडित भगवत दयाल जी वो चुनाव जीते थे। तो उस परिवार से आप हैं, तो क्या आपका एक उनकी, अगर आपने उनको देखा हो या अपने पिता दादाजी से सुना हो जो उनके भाई थे, प्रोफेसर साहब का जो पूरा राजनीतिक करियर था उसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? हरियाणा में उनका क्या योगदान रहा? बहुत अच्छा प्रश्न है, लोडेड प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न हमारे समाज के सामने एक आईना खड़ा कर सकता है जी। मैं आज दोपहर को ही इधर गांव के अंदर एक बैठक में बैठा था जिसके अंदर गांव के सब बड़े बूढ़े थे और वही एक जानने के, अंडरस्टैंड करने के रीज़न की वजह से मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आपके इतने बड़े जीवन काल में आपने बदलता क्या देखा। उन्होंने कहा अर्जुन, हमने गांव बदलते देखे। फिर गांव का जो व्यक्ति था उसकी क्या थॉट प्रोसेस थी, वो किस तरह से लोगों से मिलता था, क्या उसकी कॉन्वर्सेशंस रहा करती थी, क्या उसके प्रिंसिपल्स थे, वैल्यूज़ क्या थी, मोरल्स क्या थे, वो सारी की सारी चीज़ें। तो जो उनका दौर था, प्रोफेसर साहब का हो गया, दादाजी का हो गया, चाहे विजय कुमार जी का, वो दौर एक सिंप्लिसिटी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, वो वाला दौर था जहाँ पे आर्य समाज के प्रिंसिपल्स हमारे समाज के अंदर इतने ज़्यादा इनग्रेंड थे कि आदमी की ज़ुबान की कीमत हुआ करती थी। इस बात पर झगड़ा नहीं हुआ करता था कि इसके पास कितना साधन संपन्न है, और साधन संपन्न के नाम पे तो लोग, साधन संपन्नता तो वैसे थी भी नहीं। और जैसे ज़मीनों के बारे में बात करते हैं ना, ज़मीन तो बड़ी जल्दी लैंड डोनेट भी कर दिया करते थे कि किसी को बसाना है, जितनी सामाजिक संस्थाएं दान की जमीन सारी दान। तो वो दौर कुछ और था, और उस दौर के अंदर जो प्रिंसिपल्स और मोरल्स और वैल्यूज़ थे, उन्हीं मोरल्स और वैल्यूज़ ने नेक्स्ट जनरेशन को
एक उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल सेट किया। पर कैसे वो आज बदल रहा है, वो आपके सामने, मेरे सामने, हम लोगों के सामने है। क्या उसमें कोर्स करेक्शन होनी चाहिए? हाँ। क्या उन प्रिंसिपल्स के बारे में लोगों को चिंतन करना चाहिए? बेशक। और क्या आज हम वो पुरानी बातों से कुछ सीख लेकर अपना आने वाला भविष्य थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं? मुझे लगता है हाँ। और वही चीज़ें मैं चाहता हूँ कि लोग आपकी कॉन्वर्सेशन से, इस किताब के माध्यम से और बड़े बूढ़ों से सीखने का कोशिश करें। क्योंकि हमें, जैसे मुझे किसी ने बोला था, या तो आप सीखते किसी ऊपर को से सुन के सीख सकते हैं या पढ़ के सीख पढ़ के सकते हैं, सीख दो ही जरिए हैं। तो वो, और एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजडम है। तो बड़े बूढ़ों के पास जो फालतू ज्ञान होता है वो ले लेना चाहिए, बड़े जल्दी से उनको एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो वो एक ज़रूर बात है। पढ़ाते हैं अर्जुन भाई आप? हाँ जी, मैं एक एकेडमिक हूँ। जी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वो जियोलॉजी है, बट मैंने सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के अंदर भी अपनी मास्टर्स की हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थोड़ा पॉलिसी फील्ड में और नॉन प्रॉफिट्स वगैरह में तो इन्वॉल्व रहता हूँ। अभी इसके बाद, लैंड ऑफ गॉड्स के बाद आगे कुछ चल रहा है? चल रहा है जी, हरियाणा पर ही चल रहा है। इनफैक्ट ये किताब का जो पहला ड्राफ्ट था वो लगभग 1.5 लाख शब्दों के पास था, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मुझे एक बार एक कॉन्वर्सेशन, प्रकाशक को फिर दिक्कत होती है उसमें। हाँ, प्रकाशक दूसरी बात ये भी बोल देता कि तो पहले तो लिखे हरियाणा पे, हाँ। ठीक, फिर दूसरी फिर बात 1.5 लाख शब्द तो लिखे इतनी हुए। ठाठी कर दी। तो सेकंड बुक पे काम चल रहा है, जिसके अंदर मैं आज का जो हरियाणा है और हरियाणा के अंदर जो बदलती सामाजिक चेतना है, जो थॉट प्रोसेस है, जो किस्से कहानियाँ हैं जिन्होंने पिछले 20 से 30 वर्षों के अंदर हरियाणा को एक नई दिशा दी है, उसके बारे में मैं उसमें लिखूँगा। जिसके अंदर एक बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट है कि कैसे हरियाणा एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना, फिर कैसे हरियाणा के अंदर एक छोटा सा हरियाणा है छोटा और सा हम लोग देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ी देते हैं। हम खिलाड़ी दे रहे हम हैं। किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। फूड हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे, हमारे गुड़गांव जैसे सिटी हमारे डेवलप हो गई हैं। एनसीआर में पूरा कंट्रीब्यूशन हमारा है। हाँ, तो इंडस्ट्रीज हो गई, स्पोर्ट्स हो गया हमारे यहाँ। ये थोड़ा एक लेजी जर्नलिज्म भी कह सकते हैं कि क्योंकि वो फेस वैल्यू या टीआरपीज के चक्कर में ना सिर्फ हरियाणा की जो खाप कंट्रोवर्शियल बात आती है ना वही खाप डिस्कस और होती है। फैसले, ये इनसे ही नेशनल जो मीडिया है, हरियाणा को कंट्रोवर्सी जब भी दिखती है तो वो यहाँ आधमकता है क्योंकि नजदीक है। नजदीक है। लेकिन हरियाणा में डेवलपमेंट जो भी हुए हैं उस पे दिल्ली का कोई ध्यान नहीं जाता। और उसके अंदर सब कुछ इस तरह से बोल दिया जाएगा, अरे ये तो दिल्ली के पास है, इस वजह से फायदा हो गया। दिए तले अंधेरा है ये। तो वो वैसा हाल है। सो उस पर काम चल रहा है। उसके मैंने चैप्टराइजेशन भी हो गई है और उस पर और रिसर्च भी कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा आपके दर्शकों के माध्यम से कि कोई किस्से कहानियाँ आपको लगता है कि जो मुझे किताब के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए, मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इनसे तो चर्चा चलती रहेगी, इनसे तो ऐसा बॉन्ड हो गया है, अभी किताबों पे चर्चा चलती रहेगी। तो अर्जुन भाई, मैं तो बहुत छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी कोशिश तो यही है कि आप लिखते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं है, मेरा योगदान तो आप ये समझ सकते हैं कि 0 पे खड़ा हूँ मैं तो। लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं। मैं अच्छा कर रहा हूँ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं चाहूँगा आपके दर्शक बताएं कि क्या ये बात जो बोलते हैं कि छोटा सा योगदान है, क्या ये छोटा योगदान है? दोस्तों, मुझे ये किताब अच्छी लगी भाई। और मेरी एक बुरी आदत भी है, अगर ये मुझे किताब अच्छी ना लगी होती तो मैं कह देता। तो क्योंकि औसतन साल में 300-400 किताबें आ जाती हैं नज़रों के सामने से, और उनमें से कोई किताब मेरे घर की नीचे सेल्फ पे लगी हुई है, तो ये उनमें से एक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको मंगवा के रख लें घर पे। और एक छोटा सा, एक बिल्कुल जो मेरे दादाजी ने बचपन में मुझे कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बाइबल घर पे ले आया था, चूँकि घर में आर्य समाजी माहौल था। तो हालांकि बाइबल मैंने बाद में पढ़ी भी, तो दादाजी ने बाइबल देखी और हंसे और कहा कि तू आ गई घर पे। तो मैंने कहा क्या बात हो गया? बोले मैं हिसार, वो पुलिस में थे और चर्च के सामने ही थाना था। तो बोले मैं एक बार वहाँ बैठा हुआ था, एक पादरी आए, उन्होंने मुझे बाइबल दे दी। तो बोले चलो साहब बाइबल पढ़ो। तो उन्होंने कहा मेरा बाइबल का क्या काम भाई, मैं तो ड्यूटी करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप घर पे रख लेना और फ्री है ये। तो बोला घर पे रख के क्या करूँगा? बोला जी हो सकता है आपका पोता पढ़ ले। तो बोला हालांकि मैं बाइबल लेके नहीं आया था, पर बाइबल हमारे घर पहुँच गई।
तो एज ए किताब तो बाइबल एक किताब है, सारे ग्रंथ एक किताब हैं। ये हमारा नेचर है कि हम उसको कुछ सोचें, तो हो सकता है बच्चे पढ़ लें। जरूर गई है। अर्जुन जी की जो किताब है आप एक बार मंगवा लीजिए, हो सकता है हमारे बच्चे से कुछ सीख लें, और जीवन में एक एक बात कहीं से भी, छोटी सी भी बात भी हमने कहीं मिलती है तो वो पूरा जीवन बदल देती है। हो सकता है इसी किताब को पढ़ के कोई स्कॉलर बनना चाहे, हो सकता है अर्जुन भाई से भी ज़्यादा अच्छा कोई काम कर दे, या कोई धर्मेंद्र कुमारी बनना चाहे इस किताब को पढ़ के। तो आप ज़रूर पढ़ाइए। मेरा अर्जुन भाई को बहुत शुभकामनाएं हैं, साधुवाद हैं कि उन्होंने लिखा है। किताब हिंदी में भी आ रही है, आ रही है ये और किताब। लेकिन उसमें वक्त लगेगा, तो तब तक आप अंग्रेजी समझते हो तो ज़रूर आप इस किताब को मंगवाइए, ना समझते हो तब बच्चों के लिए मंगवाइए, क्योंकि हरियाणा पे लिखी गई किताबों को अगर हम मंगवाएंगे नहीं तो फिर जो दिल्ली में बड़े बड़े पब्लिशर बैठे हुए हैं जिनका करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है, फिर वो हरियाणा के लोग जो लिखेंगे हरियाणा के बारे में उसको छापेंगे नहीं, हिम्मत नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए आप ये किताब मंगवाइए। अर्जुन भाई आप आए, बात की, इसके लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किताब पढ़ी और किताब को इतना सराहा, मुझे ये बहुत अच्छे हौसला देने वाली बात है। हाँ, इस किताब पे मैं जब ये दूसरे जो काम है थोड़ा सा हल्का होऊंगा इनसे, तो इस किताब से भी कुछ एपिसोड मैं लेके आऊँगा अर्जुन भाई की से बात करके। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।